ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा सेशन है वो डीएमई ऑडिट्स के हवाले से है। रिसेंटली जो मैं बिज़ी हो गया था एक ऑडिट के सिलसिले में, जो कि एक डीएमई के ऊपर आया था। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसमें हमें हेल्प आउट करें। सो वो एसएमआरसी लेवल का ऑडिट था कि जो सीएमएस का कॉन्ट्रैक्टर है एसएमआरसी, उनका वो ऑडिट था। तो जब मैं उस ऑडिट को गो थ्रू कर रहा था, रिव्यू कर रहा था और उसका एक्शन प्लान बना रहा था, तो मेरे जहन में एक आइडिया आया कि मैं क्यों ना उसकी एक यूट्यूब वीडियो बना के भी आप लोग के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग भी समझो कि किन किन चीज़ों से बचना चाहिए डीएमई के अंदर, कि जिसकी वजह से आप लोग किसी भी ऑडिट को अच्छी तरीके से सरपास कर सकते हो। ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सर्ट क्या होता है, टीपीई क्या होता है, एसएमआरसी क्या होता है, आरएसी रैक क्या होता है, यूपीआईसी क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि जो सर्ट होता है, जो कॉम्प्रिहेंसिव एरर रेट टेस्टिंग वाला कॉन्ट्रैक्टर होता है, ये एक एक दो सैंपल्स, रैंडम सैंपल्स उठाता है सप्लायर्स के क्लेम्स में से, और उनसे जो है ना ये एक रेशो निकालता है प्रॉपर पेमेंट्स और इम्प्रॉपर पेमेंट्स का। ठीक है। सो ये मेडिकेयर का कॉन्ट्रैक्टर है जो कि रैंडम क्लेम्स के ऊपर काम करता है। उसके अलावा उसके बाद जो है ना सेकंड नंबर पे आता है टीपीई। ये टारगेटेड प्रोब एंड एजुकेशन सिस्टम है इनका, टीपीई वालों का। सो इनके 5 राउंड्स होते हैं और ये मैक की तरफ से सैंपल रिव्यूज करते हैं सप्लायर्स के पूरे क्लेम के, उनकी डॉक्यूमेंटेशन के, कि वो सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन को स्टोर कर रहे हैं और सही तरीके से क्लेम को सबमिट कर रहे हैं। और सॉरी, इनके 3 राउंड्स होते हैं, और 3 राउंड्स में अगर सप्लायर बिल्कुल ठीक तरीके से बिलिंग कर रहा है और उसकी बिलिंग में कोई इशू नहीं है और वो अप टू द मार्क चल रहा है, सो वो मतलब ग्रीन लाइट दे देते हैं। वरना वो उसको किसी और कॉन्ट्रैक्टर में मूव करेंगे, या फिर उसके P10 को वो रिवोक करेंगे और कहेंगे कि आप आपके साथ जो है ना वो हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हुए हैं लेकिन फिर भी आप जो है ना इनएक्यूरेट बिलिंग या आप जो है वो इम्प्रॉपर बिलिंग कर रहे हो। उसके बाद जो है ना ये कॉन्ट्रैक्टर आता है जो सप्लीमेंटल मेडिकल रिव्यू कॉन्ट्रैक्टर है एसएमआरसी, जिसके बारे में आप लोगों को बताया था। ये जो है ना ये जो है ना सीएमएस की तरफ से हाई रिस्क वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो उनकी लिस्ट है, जिसमें ज़्यादातर वो वाले रेड फ्लैग प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें स्कैम सबसे ज़्यादा हुए हैं। जिस तरीके से ब्रेस हो गया, सीजीएम हो गया, कैथेटर्स हो गए, और पावर व्हील चेयर्स हो गई, मोटराइज स्कूटर हो गई, और एब्जॉर्बेंट सप्लाईज हो गई, डायपर्स। सो ये उनको ऑडिट करता है। ठीक है। ये आपसे रेंडमली आपके जो इन प्रोडक्ट के पेशेंट्स होंगे उनकी डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे, वो एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन को रिक्वेस्ट करेंगे और उसके बाद उसको रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने के बाद एक आपको पूरी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे, कि आपके साथ पूरी रिपोर्ट शेयर करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ों की कमी है और आपने क्या सही किया और क्या गलत किया है। और अगर इनको लगा कि यार बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, सो आपको एक मैक की तरफ से एक टीपी एजुकेशन की रिक्वेस्ट भी आ सकती है कि आप जो है ना वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लें। और उसमें वो 3 राउंड्स होते हैं, और 3 राउंड्स के बाद भी अगर आपकी एक्यूरेट और प्रॉपर बिलिंग नहीं हुई तो फिर सस्पेंशन के चांसेस। और जो आपको पोस्ट पेमेंट हुई भी है, जो आपको सॉरी जो आपको प्री पेमेंट हुई भी है, उसके ऊपर भी वो जो है ना वो रिकूवमेंट मांग सकते हैं। और जो आपकी पोस्ट पेमेंट है उसके ऊपर भी पहले वो रिव्यू करेंगे और फिर पेमेंट को पुश करेंगे। ठीक है। फिर जो है ना ये लेवल 4 का कॉन्ट्रैक्टर आप समझ लो, जो कि रिकवरी ऑडिट कॉन्ट्रैक्टर होता है। मतलब सप्लाई एसएमआरसी के पास अगर फॉर इंस्टेंस 10 क्लेम्स ऐसे निकले, उसमें इम्प्रॉपर बिलिंग हो गई, तो वो सबमिट कर देंगे उसको रैक को। और रैक बेसिकली फिर ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो कि आपसे कांटेक्ट करेंगे और अ, आपसे जो पोस्ट पेमेंट है उसको उसकी रिक्वायरमेंट आपसे मांगेंगे कि आप 60 डेज के अंदर या 120 डेज के अंदर जो है वो आप 120 डेज के अंदर आप 120 डेज के अंदर आप क्या करो कि इस पैसे को वापस दो। ठीक है। उसके बाद जो है ना एक आप कह लो कि ओके, उसके बाद जो है ना यूपे का आता है यूनिफाइड प्रोग्राम इंटेग्रिटी कॉन्ट्रैक्टर। और इसका क्या काम होता है, ये फ्रॉड को पकड़ता है। फ्रॉड बेस्ड और अब्यूज, जो 3 कैटेगरीज होती हैं इन्वेस्टिगेशन की, ये उनको पकड़ता है। और ये जो है ना जो बड़े फ्रॉड्स हो रहे होते हैं, ये उनके ऊपर काम करता है, ये वाला इनका कॉन्ट्रैक्टर। और अगर एक बार केस इनको हैंड ओवर हो गया तो समझो कि आपका P10 गया, P10 आपका रिवोक ही होगा। जरूर आपने कोई ऐसी हरकत करी है कि जो कि इम्प्रॉपर पेमेंट और
इम्प्रॉपर पेमेंट और इनएक्यूरेट पेमेंट से भी बढ़कर ये फ्रॉड की तरफ जा रही है। ठीक है, तो जो सर्ट होता है वो पोस्ट पेमेंट वाली क्लेम्स पे ऑडिट करता है, और जो टारगेटेड ये टीपी होता है ये प्री पेमेंट, प्री पे और पोस्ट पे में करता है। और इसी तरीके से जो सप्लीमेंटल होता है एसएमआरसी होता है, ये रिव्यू करता है पोस्ट पेमेंट को, और इसी तरह रिकवरी ऑडिट कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो पोस्ट पेमेंट को करता है। और ये यूपिक जो होता है ना, ये प्री पे और पोस्ट पेमेंट दोनों क्लेम्स को करता है, और इसका जो फोकस होता है ज़्यादातर वो होता है वो होता है फ्रॉड की तरफ ज़्यादातर। ओके, ठीक है। सो ओके, अब हम ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले फॉर इंस्टेंस आपके पास एसएमआरसी का ऑडिट आता है, तो आपके पास 6 विंडोज़ में कितना कितना टाइम होता है। सबसे पहले जब आपके पास एडीआर आता है, आई मीन एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वेस्ट होती है, तो जब आपसे एसएमआरसी डॉक्यूमेंटेशन को रिक्वेस्ट करता है तो आपके पास 45 डेज का टाइम होता है, और 45 डेज के अंदर अंदर आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। ठीक है, फिर वो 30 डेज के अंदर रिव्यू कर कर एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपको क्लेम की देते हैं, और उसके बाद जो एजुकेशन सेशन होता है और री रिव्यू डिस्कशन और री रिव्यू होता है वो 14 डेज की विंडो होती है उसकी। ठीक है, 14 डेज के अंदर अंदर आपने उनके साथ डिस्कशन करनी होती है या कोई और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन भेजनी है, सो आप उनको भेजते हो, और फाइनल रिव्यू की जो रिक्वेस्ट होती है वो 14 to 30 डेज, फाइनल रिव्यू की जो रिक्वेस्ट होती है वो फाइनल रिव्यू का जो रिजल्ट होता है वो 14 to 30 डेज के अंदर आ जाता है। और उसके बाद फिर जो है ना रेफरल टू द मैक 30 डेज के बाद आपको जो है बेसिकली जो इम्प्रॉपर पेमेंट्स हैं वो आपके डीएमई का जो मैक होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्ट्रैक्टर होता है, उस तक पता चल जाता है। और फिर आपके पास 120 दिन होते हैं, अगर आप कोई अपील करने चाहते हो या जो डिसीजन आया है उसको चैलेंज करना चाहते हो, तो फिर वो लेवल्स ऑफ अपील्स होती हैं, और 120 डेज की पहली विंडो होती है आपको अपील फाइल करने के लिए। ठीक है, तो अब जो है अब ये जो है ना 7 ऐसी चीज़ें हैं जो जब मैं ऑडिट को प्रिपेयर कर रहा था, आप लोग को स्क्रीन भी जो है ना मेरी दिख रही होगी। अच्छा, ओके, आप लोग को मेरी स्क्रीन भी दिख रही होगी। सो ये 7 चीज़ें ऐसी हैं, ये 7 चीज़ें ऐसी हैं जो जब मैं उस ऑडिट को रिव्यू कर रहा था, अ, जब मैं उस ऑडिट को रिव्यू कर रहा था तो सामने आई थी। तो मैंने उनको आइडेंटिफाई किया और उसको रिपोर्ट बना के दी कि यार तुम्हारे इन 4 क्लेम्स में जो है ना इन 4 क्लेम्स में ये जो है ना वो इश्यूज हैं। सो अंसर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, तो अंसर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान भाई। आप सुनाएं कैसे? मैं भी ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। अच्छा अंसर, आपको स्क्रीन मेरी दिख रही है सही तरीके से और मेरी आवाज़ सही तरीके से आ रही है? जी जी, क्लियर आ रही है। ओके, सो आज जो है बेसिकली हम एक ऑडिट को रिव्यू कर रहे थे जिसमें रिसेंटली हम लोगों ने साथ मिलकर काम किया। सो अभी हम इस सेक्शन पे पहुंचे थे जहां मैं यूजर्स को ये बता रहा हूँ कि 7 ऐसी चीज़ें मैंने पकड़ी कि जिसकी वजह से ये उस एसएमआरसी ने फ्लैग किया इसके 4 क्लेम्स को। सो हम उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। एक तो ये था कि उसके जो 4 क्लेम्स थे उनमें से कुछ में SWO जो स्टैंडर्ड रिटन ऑर्डर होता है हम्म। वो मिसिंग था, या तो फिर जो जिसने साइन किया हुआ था वो नॉन प्रैक्टिशनर था, मतलब वो सोशल वर्कर ने साइन किया हुआ था किसी नर्सिंग होम के अंदर, सो वो वैलिड हम्म। नहीं होता है एसडब्ल्यू। मेडिकेयर की गाइडलाइन के हिसाब से उसके अंदर जो सिग्नेचर होना चाहिए वो सिग्नेचर प्रैक्टिशनर का होना चाहिए, तो उसमें इशू था। सो एनीवेज, आप लोगों को ये भी देखना है हर क्लेम के अंदर कि SWO होना चाहिए और उसमें वैलिड प्रैक्टिशनर के सिग्नेचर होना चाहिए। तो आप समझो कि उन 7 स्टेप्स में से एक जो स्टेप है वो आपने क्लियरली क्लीन कर दिया। अच्छा, दूसरी जो चीज़ थी वो मैंने देखी कि अच्छा ये उसके सॉफ्टवेयर का भी इशू था, जो मैंने समझने की कोशिश करी कि वो जो चार्म EHR यूज़ कर रहा था वो ऑटोमेटिकली जो क्लेम के ऊपर CMS 1500 के ऊपर पॉपुलेट कर रहा था डेट ऑफ सर्विस, वो डेट ऑफ सर्विस गलत कर रहा था, क्योंकि वो इनकाउंटर की डेट जो है ना वो एज अ डेट ऑफ सर्विस उठा रहा था, तो वो इनकाउंटर बाद में ऐड हुआ और उस वजह से जो है ना वो इश्यूज आ रहे थे। खैर एनीवेज उसको मैनुअली इसको सही करना चाहिए था, तो उसके जो एस CMS 1500 का फॉर्म था उसमें उसमें डेट ऑफ सर्विस गलत थी। चारों क्लेम्स की आप समझो कि जो डेट ऑफ सर्विस है वो आप कह लो कि बाद की थी, और वो जो बिल करने वाली डेट थी वो पहली थी, मतलब क्लेम सबमिट करने वाली जो डेट थी उसके बाद की डेट थी डेट ऑफ सर्विस, जो कि गलत इनकाउंटर की वजह से उसके सॉफ्टवेयर के ग्लिच की वजह से ये हुआ। लेकिन ये भी मैंने एक इशू पकड़ा, और ये एक हाई कह लो कि हाई रेड फ्लैग है जिसको SMRC ने पकड़ा, और इसका रिबटल हम ऑफ कोर्स यही हमने जमा कराया है, हम कराएंगे कि ये सॉफ्टवेयर का ग्लिच था। अच्छा, तीसरा जो कि एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल मसला मैंने पकड़ा वो केक्स मॉडिफायर का था
कि उसमें से दो पेशेंट थे, उनकी मेडिकल नेसेसिटी तो मैट हो रही थी, सीजीएम के पेशेंट थे और वो हाइपोग्लाइसेमिक भी थे इसी, और वो नहीं लेते थे इंसुलिन। अगर इंसुलिन लेते हैं तो हाइपोग्लाइसेमिक इवेंट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इंसुलिन नहीं लेते तो हाइपोग्लाइसेमिक इवेंट नहीं है। सो आप उसको, अगर नहीं है तो आप उसको सीजीएम नहीं दोगे, ठीक है, ये मेडिकेयर की गाइडलाइन है। तो दो की तो पूरी हो रही थी, लेकिन उनकी और डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं थी, मतलब एसडब्ल्यूओ में इशू था, फेस टू फेस शीट में इशू था। लेकिन उसने के एक्स मॉडिफायर लगाया हुआ था। तो के एक्स मॉडिफायर तो एक अटेस्टेशन होती है कि जो भी मेडिकेयर की गाइडलाइंस है, सीएमएस की जो भी गाइडलाइंस है डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, वो सारी की सारी ऑन फाइल है। तो वो के एक्स मॉडिफायर का गलत इस्तेमाल, ये एक बहुत ही क्रिटिकल कह लो कि रेड फ्लैग है, क्योंकि ये एक अटेस्टेशन होती है जिसमें मैंने एक ये मसला देखा। अच्छा, अगर आपने ये तीनों चीज़ें, फॉर इंस्टेंस आप क्लेम सबमिट कर रहे हो, आपने एसडब्ल्यू देख लिया, डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ डिलीवरी देख ली, और केक्स मॉडिफायर देख लिया, तो आप समझो कि 59% जो है ना, वो अभी आपका क्लेम जो है ना वो क्लीन हो चुका है, ठीक है। अब जो अगली हम्म। चार चीज़ें हैं वो ये है कि अच्छा, सबसे पहले मैं आपको फेस टू फेस शीट का बताना चाहूंगा कि फेस टू फेस शीट का सीन ये होता है कि फेस टू फेस शीट जो होती है ना, वो 6 महीने के अंदर अंदर वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। आई मीन आपके पास जो फेस टू फेस शीट होनी चाहिए वो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, मतलब पेशेंट का जो डॉक्टर ऑफिस में इनकाउंटर होना चाहिए वो 6 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए। और ये रिफिल में भी होता है कि वंस के वो, अगर 6 महीने का फेस टू फेस शीट एक्सपायर हो गई तो आपको दूसरी नई फेस टू फेस शीट चाहिए होगी, ठीक है। क्योंकि मेडिकल नेसेसिटी जो बनती है वो बनती, आप कह लो कि फेस टू फेस शीट, चार्ट नोट्स और एडेंडम से बनती है, ना वो एसडब्ल्यूओ से बनती है और ना ही वो सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल नेसेसिटी से बनती है, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल नेसेसिटी तो 2023 में ऑब्सोलीट हो चुका है, उसको मेडिकेयर निकाल चुका है, अब वो एक्सेप्ट नहीं होगा। फेस टू फेस शीट जो है ना वो फाइल पे जरूर होनी चाहिए, और उसमें साफ मेडिकल नेसेसिटी मैट होनी होनी चाहिए, जो भी पेयर की गाइडलाइंस हैं। ये कह लो कि उन तीन डॉक्यूमेंट में से सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप समझो कि होता है कि जिसमें मेडिकल नेसेसिटी शेडो हो रही होती है, और यही जो है वो आई मीन सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। अ- अच्छा, उस- जी जी, उस्मान भाई, एक एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ इसमें बिल्कुल कि एक और जो मिस्टेक करते हैं कि साइन प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, साइन स्टैंडर्ड रिटन ऑर्डर के ऊपर कि डायग्नोसिस कोड मेंशन कर देते हैं और वो समझते हैं कि ये ऑडिट में इशू नहीं आएगा। तो ये भी क्लियर कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप क्लियर कर दो, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो, ये आप क्लियर करो। मैं बस ये बताना चाह रहा था कि ज़्यादातर गलती ये करते हैं कि हम लोग साइन प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर कि डायग्नोसिस कोड लिख देते हैं, कोई सा भी जो भी क्वालिफाई करता है चेक करके। तो हम लोग समझते हैं कि ऑडिट में इशू नहीं होगा। ऑडिट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो साइन रिटन ऑर्डर नहीं देखते, स्टैंडर्ड रिटन ऑर्डर। वो देखते हैं आपके फेस टू फेस नोट्स, चार्ट नोट्स, जिसके ऊपर वो क्वालिफाई करते हैं कि डॉक्टर के पास विजिट किया था तो देन जाके ये क्वालिफाई हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर डायग्नोसिस कोड नहीं, और हमें सिर्फ उसके मेडिकल नेसेसिटी चार्ट नोट्स देखने चाहिए। बिल्कुल सही, ये जो है ना मैंने इशू देखा है, ये लोगों को मिसकंसेप्शन है कि लोग ये समझते हैं कि अगर सारे डायग्नोसिस कोड्स हम लोग एसडब्ल्यूओ के ऊपर लगा दें और उस पर वो चेक किया और डॉक्टर ऑफिस ने तो मेडिकल नेसेसिटी बन जाती है। गलत है, क्योंकि एसडब्ल्यूओ वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है जिसके ऊपर मेडिकल नेसेसिटी बनती है। उसमें आप सारे डायग्नोसिस कोड देख के चेक चेक कर दो, फिर भी मेडिकल नेसेसिटी नहीं बनेगी। उसको अल्टीमेटली शेड होना चाहिए चार्ट नोट्स में या फेस टू फेस शीट में या अडेंडम में, प्रोग्रेसिव नोट्स में। सो ये चीज़ है। अच्छा, जो दूसरी चीज़ ये है वो है कि जो मैं आपको समझाना चाहूँगा, एक तो मैंने ये चीज़ उसमें देखी कि उसकी जो सप्लाई पीरियड था ना, उसमें ओवरलैपिंग हो रही थी। आई मीन जो सीजीएम की रिफिल्स होती है ना, उनमें ओवरलैपिंग हो रही थी, क्योंकि वो एक कैलेंडर के हिसाब से आप लोग को चलना होता है और उसके हिसाब से आप लोग को बिल करना होता है, तो उसकी आपके पास एक विंडो होती है। तो इसको जो है अपना रिफिल्स को देते हुए, रिफिल्स को बिल करते हुए आपको ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने ये चीज़ भी चेक कर ली तो आपका क्लेम और ज़्यादा कह लें कि क्लीन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने ये देखी कि इसके पास जो एस डब्ल्यू ओ था ना, उसमें फॉर इंस्टेंस रिफिल लिखा हुआ, रिफिल का ऑर्डर आया हुआ था, लेकिन उसने रिसीवर अपने पास से दिया हुआ। तो एज जो भी प्रोडक्ट आप पेशेंट को दे रहे हो ना, जो भी हिक पे कोड दे रहे हो, वो हिक पे कोड पूरे प्रॉपर डिटेल में और एक पे कोड के साथ एसडब्ल्यू में होना लाजमी है। मतलब ये आपको नहीं समझना कि ऑर्डर रिफिल का है तो यार रिसीवर नहीं है और एसएनएस क्लियर है तो हम तो रिसीवर देंगे ही देंगे। नो, रिसीवर भी एसडब्ल्यू पे मेंशन होना चाहिए और सप्लाईज भी एसडब्ल्यू पे मेंशन होना चाहिए। आप जो भी प्रोडक्ट दे रहे हो इसका एसडब्ल्यू में, अगर कोई एड ऑन भी आप दे रहे हो वो भी और इंश्योरेंस को आप बिल कर रहे हो वो भी आपका एसडब्ल्यू में होना लाजमी है, ठीक है। ये बात जो है ना वो मैंने देखा कि इसने गलती करी हुई थी एक दो क्लेम्स में। मैंने ज़रूरी समझा आप लोग के साथ डिस्कस करना। अच्छा, ये जो लास्ट चीज़ है कि जिसके बाद मुझे लगता है कि आप लोग का क्लेम 100% क्लीन हो जाएगा, वो ये था कि जो पेशेंट था वो फैसिलिटी में था
और जो क्लेम के ऊपर प्लेस ऑफ सर्विस लिखी हुई थी वो उसके घर की लिखी हुई थी। ठीक है, मतलब वो जो कोड डलता है क्लेम के ऊपर प्लेस ऑफ सर्विस का, तो वो उसके होम का डला हुआ था, लेकिन वो पेशेंट फैसिलिटी में था, मतलब नर्सिंग होम में था, तो वो नर्सिंग होम का कोड डलना चाहिए था। सो ये भी मतलब एक बहुत हाई रेड फ्लैग है। सो इसको भी जो है ना देखना जरूरी है कि जहाँ पेशेंट फॉर इंस्टेंस आपके स्टोर पे आया है तो प्लेस ऑफ सर्विस आपका स्टोर डलेगा, अगर वो घर पे हम्म। है तो घर, अगर वो फैसिलिटी पे है तो फैसिलिटी डलेगी। ठीक है, आंसर इसमें ऐड करना चाहोगे आप कुछ? नहीं नहीं, बस ये चीज़ जो मैं कहने वाला था आपने वो क्लियर कर दी है। जो ये गलती करते हैं कि वो 12 लिख देते हैं और होम की सर्विस, और पेशेंट सर्विस ले रहा था स्टोर में तो वो उसकी नहीं मेंशन करते, वो 12 लिख देते हैं, उनको आइडिया नहीं होता। तो ये छोटी छोटी गलतियां से ऑडिट में इश्यूज आते हैं। बस ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप ऑडिट के लिए रेडी हो तो आपके पास साइन रिटन ऑर्डर हो, चार्ट नोट्स हो, मेडिकल और प्रूफ ऑफ डिलीवरी। ये 3 चीज़ें आप अपनी ड्राइव में रखें। बिल्कुल सही। सो अब हम जरा जो है ना वो इस चीज़ को समझ लेते हैं कि किन चीज़ों में प्रॉब्लम्स आता है कि जिसकी वजह से एक ऑडिट रेज होता है। ठीक है, सबसे पहला तो यही है कि नो प्रूफ ऑफ नेसेसिटी इन द रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड्स के अंदर उस प्रोडक्ट की मेडिकल नेसेसिटी नहीं होती। जो इंश्योरेंस कंपनी ने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ होता है कि कि अगर पेशेंट को ये प्रॉब्लम, ये इशू होगा तो मेडिकल नेसेसिटी बनेगी इस प्रोडक्ट की, ताकि वो बजट को कंट्रोल कर सके। वो पूरी नहीं हो रही होती, लेकिन दे दिया होता है सप्लायर ने, और वो बिल भी अप्रूव हो जाता है, और वंस के ऑडिट आता है तो वो बोलते हैं भाई मेडिकल नेसेसिटी तो पूरी नहीं थी, और पैसे वो फिर रिकोप करते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि मॉडिफायर्स का गलत इस्तेमाल। ज़्यादातर जो मैं ऑडिट देखता हूँ उन पर काम करता हूँ, मुझे एक चीज़ पता होती है, मॉडिफायर्स गलत ही लगे होंगे भाई। अब तो AI का ज़माना है, मतलब अगर आप AI से भी एक पूरा क्लेम को स्टडी करा रहे हो तो मॉडिफायर की गलती तो होनी नहीं चाहिए। KX मॉडिफायर का तो बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है तो KX मॉडिफायर लगाना ही नहीं है, ये तो बहुत हाई रिस्क है, क्योंकि अटेस्टेशन है ना कि सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है। वैसे तो मेडिकल नेसेसिटी अब ऑफ कोर्स AI के बोर्ड्स इतने बन गए हैं, हम लोगों ने भी बनाए हुए हैं। सो उससे मेडिकल नेसेसिटी अब निकालना, और उनके बिहाफ के ऊपर अगर कोई अटेंडम चाहिए और डॉक्टर ऑफिस से एक्स्ट्रा आई मीन अटेंडम मांगना, तो ये तो आपको इशू ही नहीं है, लेकिन इसमें स्टिल गलतियां आ रही हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एनीवेज, तो तीसरी चीज़ जो है ना अक्रीडेशन के हवाले से है, मतलब कुछ हमने देखा है कि सप्लायर्स अक्रीडेटेड उन प्रोडक्ट के साथ होते नहीं है, लेकिन वो बिल कर रहे होते हैं, लेकिन वंस ऑडिट आता है तो वो अक्रीडेशन की लिस्ट भी देख लेते हैं और उसमें फिर इशू आ जाता है। ठीक है ना। और एक चीज़ आपको ये समझना है कि जो ऑडिट्स होते हैं ना वो फ्रॉड को फॉलो कर रहे होते हैं, मतलब जिन प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा होता है ना, जिस तरह CGM हो गया, ब्रेसेस हो गया, और मैंने आपको जो प्रोडक्ट्स बताए, तो उन प्रोडक्ट्स के अंदर आप अगर बिलिंग सही तरीके से नहीं करोगे ना, मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई जो हाई रिस्क वाली कैटेगरी नहीं है उसमें आप उल्टी सीधी बिलिंग करना शुरू कर दो। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप एक्स्ट्रा ख्याल रखो हाई ऑडिट वाले प्रोडक्ट्स का, जिसमें CGM, ब्रेसेस, कैथेटर्स, और उसके अलावा डाइपर्स, और पावर व्हीलचेयर और मोटराइज स्कूटर्स शामिल हैं। ठीक है, और मेरा मशवरा ये होता है DMEs को, जो भी मतलब लोग मेरे से पूछते हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ यार, शुरू करो लो टिकट प्रोडक्ट से, मतलब वॉकर से, रोलेटर से, मैनुअल व्हीलचेयर से, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे प्रोडक्ट्स को सही तरीके से बिल करना सीखो, और उसके बाद बिल करो, क्योंकि देखो इससे फिर पेशेंट की केयर में भी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन फास्ट नहीं होगी, प्रोडक्ट पेशेंट तक लेट पहुंचेगा, पेशेंट को सफर करना पड़ेगा, तो इस चीज़ में भाई पेशेंट भी तो इन्वॉल्व है ना। तो मेरा यही मशवरा होता है कि भाई पहले लो टिकट प्रोडक्ट्स में काम करो, उनको बिल करना सीखो, उनको सही तरीके से मैनेज करना सीखो, उसके बाद मीडियम टिकट प्रोडक्ट्स में आओ, और फिर जो है ना लार्ज टिकट प्रोडक्ट्स के ऊपर या हाई टिकट प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करो, कि जिसमें आपको बचत भी अच्छी होगी। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन तो ज़्यादा करनी होती है, लेकिन उसमें बचत अच्छी होती है, तो एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन उसमें निकल जाता है। लेकिन उससे पहले पेशेंट की केयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जिस इंडस्ट्री और जिस सेगमेंट से रिलेटेड है वहाँ पे ज़्यादातर सीनियर सिटीजन होते हैं, तो हमें तो मतलब मज़ा आता है उनकी खिदमत करने में, तो उनकी खिदमत पहले है, बाद में है सारी चीज़ों के। सो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट है ना, वो हर जो पूरा डॉक्यूमेंट है, अ, वो जो है ना मतलब प्रूव कर रहा होता है उस क्लेम को, जो कि आप क्लेम इंश्योरेंस को सबमिट कर रहे हो। ठीक है, सो जो SWO है, मतलब स्टैंडर्ड रिटन ऑर्डर है, उसमें आप कह लो कि डॉक्टर का साइन प्रॉपर होना चाहिए, डेट प्रॉपर से मेंशन होना चाहिए, हिक पे कोड उसमें मेंशन होना चाहिए, पेशेंट के डेमोग्राफिक्स होने चाहिए, और अगर उसमें ICD कोड ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ICD कोड SWO की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, हो तो लोगों ने ऐसे ही डाला होता है। ठीक है, फेस टू फेस चीट और क्लिनिकल नोट्स आपके पास होना लाजमी है, और उसमें फिर वो रेलिवेंट ICD कोड जो है वो होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसके मतलब अगर कोई ऐसा आई मीन पेशेंट को आपको कंडीशन दिख रही है जिसको आप चाहते हो कि डॉक्टर ऑफिस से उसका अडेंडम मांगो कि भाई आप इसको थोड़ा और ज़्यादा एलैबोरेट करो, ताकि मेडिकल नेसेसिटी बने, तो हाँ, यस, आप जो है ना वो अडेंडम डॉक्टर ऑफिस से रिक्वेस्ट कर सकते हो, और डॉक्टर को अगर ऐसा लगेगा कि हाँ यार वो मैं चार्ट नोट्स में उस वक्त ऐड नहीं कर पाया था, तो वो अब ऐड कर सकता है। ठीक है, लेकिन अडेंडम भी आपको डिलीवरी से पहले चाहिए होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब पहले डिलीवर कर दिया और फिर बाद में अडेंडम मंगा लिया, नो, अडेंडम भी प्रायर टू डिलीवरी होगा। ठीक है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी आपके पास होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी एंड बेनिफिट्स, लोग यहाँ बहुत गलतियां करते हैं भाई। अब तो AI से भी आप पूछ लोगे, आपको एक
बिल्कुल एक्यूरेट बना लेगा। लेकिन मैं समझता हूँ जो प्रोडक्ट्स होते हैं लिफ्ट्स वगैरह, उसमें लोग जो है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कभी कभी उसमें हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक पे कोड डॉक्टर ऑफिस ने नहीं दिया होता बिल्कुल एक्यूरेट। तो हमें प्रोडक्ट की टाइप को समझना, पेशेंट को जिस चीज़ की नीड है उसके हिसाब से उस लिफ्ट को समझना, फिर मेडिकेयर उसके कुछ पार्ट्स को कवर करता है, कुछ को नहीं करता। तो उसमें पेशेंट वो को इंश्योरेंस ज़्यादा हो जाती है, पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो एलिजिबिलिटी और बेनिफिट जो आप कह लो कि ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हैं उनकी बहुत आसान होती है, कुछ प्रोडक्ट्स की थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, लेकिन ये भी एक आसान स्टेप है। लोग गलतियां बहुत करते हैं। प्रायर ऑथराइजेशन भाई, अब तो आप पूरी की पूरी एआई को यूज़ करके बना सकते हो, उसमें तो गलती के चांसेस ही नहीं होने चाहिए। जिसका आपको लगता है कि यार प्रायर ऑथराइजेशन डिनाई होनी है, तो प्रायर ऑथराइजेशन भेजने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपका स्कोर गिरेगा। देखो प्रायर ऑथराइजेशन का अप्रूवल रेट रेशियो है आपका 90%, जो मैं पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ। सो ऑटोमेटिकली कह लो कि आपको प्रायर ऑथराइजेशन से एग्जाम्पशन मिल जाएगी 90%, एक साल के अंदर आपका स्कोर अगर मेंटेन हुआ तो। ठीक है, और वो एआई से आराम से हो सकता है। अच्छा, कोडिंग एंड मॉडिफायर्स, मैंने बताया आपको कि बिल्कुल सही कोडिंग होनी चाहिए, मॉडिफायर्स बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, और रिफिल डॉक्यूमेंटेशन आपके पास बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और रिकॉर्ड्स रिटेंशन, मतलब एडीआर पैकेज, मतलब एडिशनल जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है किसी भी ऑडिट के ऊपर, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास रेडी होनी चाहिए कि आप मतलब 24 से 48 घंटे के अंदर उनको पूरे डॉक्यूमेंट भेज दो। ऐसा ना हो कि एंड टाइम पे आप डॉक्यूमेंटेशन को कलेक्ट कर रहे हो। अगर आपने इन 8 चीज़ों का ख्याल किया हुआ है तो कह लो कि आपका क्लेम जो है ना वो क्लीन क्लेम होगा। ओके, सो अच्छा, यू डू नॉट फिक्स एक्सपोजर एट द क्लेम, यू फिक्स इट एट इनटेक। ठीक है, मतलब इनटेक करते हुए आपको जो है ना ये चीज़ें जो है ना पहली से फिक्स करनी होती हैं। ठीक है, जिसमें है प्री बिलिंग, क्यूए गेट। अच्छा, हर क्लेम जो है ना वो हर क्लेम बिल होने से पहले, मतलब प्रोडक्ट शिप होने से पहले एक क्यूए की टीम होनी चाहिए, क्यूए का गेट होना चाहिए, जो उसको पूरा सही तरीके से रिव्यू करे, उसके बाद डिलीवर करे, और डिलीवर करने के बाद बिल करे। ठीक है, और लाइव कवरेज को वेरीफाई करें, एलसी और एनसी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं उसको चेक करें, और मॉडिफायर का जो डिसिप्लिन है उस डिसिप्लिन को चेक करें, रिफिल का जो कंप्लाइंस है उसको चेक करें, और जो एक इंटरनल ऑडिट होना चाहिए डीएमई के अंदर, वो जो है ना मतलब पूरी वीकली रिपोर्ट देख रहा हो, वो पूरी मंथली रिपोर्ट देख रहा हो क्लेम्स की, डॉक्यूमेंट्स की, कि डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, क्लेम सही तरह से सबमिट हुए हैं। ऐसा ना हो कि आप गलती करे जा रहे हो और ऑडिट पे आपको पता चला कि यार अभी तो इनका ऑडिट आया, आगे आगे भी गड़बड़े मची हुई है। तो एक इंटरनल ऑडिट होना चाहिए जिससे आपको पता हो कि यार अगर ये गलती हो गई तो फौरन से उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, सो सो ये बेसिकली चीज़ें हैं कि जिनका आपको ख्याल रखना है। और दूसरा एक चीज़ याद है, आपको याद रखनी है, देखो कोई ऑडिट आ गया ना तो आपको डॉक्यूमेंटेशन कभी भी खुद से मैन्युफैक्चर नहीं करना है, क्योंकि वो लोग मेटा डेटा को देख लेते हैं, जो यूनिट्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनको पता चल जाता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट बना कब है, और वो अगर डिलीवरी के बाद बनता है, ऑडिट के टाइम पे बनता है, तो ये और बड़ा रेड फ्लैग हो जाता है। ठीक है, इस पर बड़ी पेनल्टी लग सकती है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ट्रियाज है कि क्लेम क्लेम को रन करने के लिए। और ये एक छोटा सा हमने डेमो बनाया है कि एस डब्ल्यू ओ भाई वैलिड है, और साइंड है ट्रीटिंग प्रैक्टिशनर से, और वो हमने ऑब्टेन कर लिया है डिलीवरी डेट से पहले। यस, इसी तरीके से हमारे पास फेस टू फेस इनकाउंटर जो है वो डॉक्यूमेंटेड है, और इसी तरीके से मेडिकल रिकॉर्ड्स जो हैं पेशेंट के, क्या उसमें मेडिकल नेसेसिटी प्रूव हो रही है, क्या कवरेज डिटर्मिनेशन हो रही है एल सी एन सी के हिसाब से, उसके अंदर मेडिकल नेसेसिटी बन रही है, और क्या के एक्स मॉडिफायर सारे डॉक्यूमेंट्स को सपोर्ट कर रहा है। इसी तरीके से जो आपकी प्लेस ऑफ सर्विस है वो आपने चेक कर ली, क्या वही क्लेम पे डाली हुई है। इसका मतलब ये है कि आपका जो क्लेम है वो क्लीन क्लेम है। ठीक है, आप मतलब कह लो कि इसके बाद जो है ना जो हमारा, खैर ये तो मतलब एक बीच में आ गया हमारा ऑडिट की क्लास, लेकिन जो हमारी क्लास थी वो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से ही थी। जो अगली क्लास इंशाल्लाह होगी नेक्स्ट वीक में, उनमें आपको बताऊंगा कि फेस टू फेस शीट कैसी होती है, चार्ट नोट्स कैसे होते हैं, प्रूफ ऑफ डिलीवरी कैसी होती है, और उसके अलावा मैं आपको उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, उनके इलस्ट्रेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसमें पेशेंट की हेल्थ इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, पीएचआई नहीं होगी, क्योंकि वो एक कंप्लाइंस रिस्क है। तो सिर्फ मैं आपको इलस्ट्रेटेड दिखाऊंगा उसमें से सारे डॉक्यूमेंट्स। लेकिन मैंने और सर ने डिस्कस किया, हमें लगा कि यार ये ज़्यादा ज़रूरी है, पहले अपनी टीम को इससे जो है ना हम पहले इसके ऊपर ट्रेन कर दें, फिर हम उसके ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। मेरी पूरी कोशिश है कि अगले हफ्ते के अंदर ये जो हमारा 13 वीडियो का कोर्स है, हम ये जो है ना वो पूरा कर दें। और उसके बाद अभी मैंने छोटे छोटे शॉर्ट भी बनाना शुरू किए हैं, जो ज़रूरी टॉपिक्स आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं उनके ऊपर, तो वो भी आप लोग देखना। सो एनीवेज, ज़रा हम जो है ना ये 18 चेक पॉइंट्स को समझ लेते हैं क्लेम के। अगर ये 18 चेक पॉइंट्स आपने सही तरीके से वेरीफाई किए हुए हैं, तो समझो जो आपका क्लेम है वो ऑडिट रेडी है। मतलब कल ऑडिट आया, आप परसों सारी डॉक्यूमेंटेशन दोगे, आप क्लियर हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अभी रिसेंटली मुझसे ना एक सप्लायर बोलने लगा, कहने लगा यार एक तो ये अब इतनी फीस स्केड्यूल ऐसे हैं, बचत इतनी होती नहीं है, फिर ये
फिर ये जो है ना मतलब ऑडिट पे ऑडिट भेजे जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल है इनके ऑडिट्स को पास करना। तो मैंने उससे यही कहा कि भाई अगर ऑडिट ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप स्ट्रेस फ्री होगे। एनीवेज, सो SWO फाइल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर जो है ना, सिग्नेचर और डेट SWO के अंदर होना जरूरी है। और ऑफ कोर्स वो प्रैक्टिशनर ने साइन किया हुआ हो SWO को। और जो बिल्ड हिकपिक कोड हो वो SWO के अंदर होना लाजमी है। फेस टू फेस इंकाउंटर जो है ना वो आपके पास मौजूद मौजूद होना चाहिए, जो भी रिक्वायर्ड विंडो है उसके अंदर का। क्लिनिकल जो नोट्स हैं वो साइंड होने चाहिए, उसमें भी डेट होनी चाहिए और वो एलिजिबल होने चाहिए। साथ में जो कवरेज क्राइटेरिया है उस हिक कोड का, वो जो है ना मेडिकल नेसेसिटी पूरी होनी चाहिए फेस टू फेस नोट्स और क्लिनिकल नोट्स के अंदर। इसी तरीके से प्रूफ ऑफ डिलीवरी में करेक्ट डिलीवरी मेथड होना चाहिए, ठीक है, फाइल के अंदर। डेट, आइटम और क्वांटिटी जो है ना वो क्लेम से मैच होनी चाहिए। और डेट ऑफ सर्विस जो है ना वो डेट ऑफ सर्विस एग्जैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि डेट ऑफ सर्विस किसी डेट की है और फिर जो आप बिल जिस डेट को कर रहे हो उसमें उन दोनों डेट्स में इशू हो, ठीक है। तो डेट ऑफ सर्विस बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। अच्छा, एलिजिबिलिटी आपने मतलब बिल्कुल सही तरीके से रन करी हो, वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिट्स आपने सही तरीके से चेक करी हुई हो, प्रायर ऑथराइजेशन को ऑब्टेन करी हुई हो। और याद है मैंने आपको एक क्लास में बताया था, प्रायर ऑथराइजेशन में एक अफर्मेशन आती है, नॉन अफर्मेशन आती है, और नॉन अफर्मेशन के भी आपने कोड को सेव करके रखना होता है, क्योंकि अगर आप अपील कर रहे हो तो वहाँ पे नॉन अफर्मेशन का कोड आपने डालना होता है, ठीक है। प्रायर ऑथराइजेशन का आप पिछली क्लास जाके देख लेना। अच्छा, करेक्ट प्लेस ऑफ सर्विस आपने क्लेम के ऊपर डाली हुई हो। कोडिंग में ये है कि हर मॉडिफायर जो है ना वो रिकॉर्ड से सपोर्ट कर रहा हो। कि एक्स मॉडिफायर सिर्फ जब भी अटेस्ट हुआ हो जब डॉक्यूमेंटेशन आपके पास पूरी हो, एक्रीडेशन आपकी जो DME की प्रोडक्ट की एक्रीडेशन है वो वैलिड हो और वो प्रोडक्ट में आप एक्रीडेटेड हो जो आप बिल कर रहे हो। इसी तरीके से रिफिल की जो रिक्वेस्ट है वो डॉक्यूमेंटेड हो, पेशेंट को वाकई में नीड हो, ऐसा ना हो कि पेशेंट इस्तेमाल नहीं कर रहा और आप रिफिल दिए जा रहे हो। इसी तरीके से जो रिकॉर्ड्स हैं वो रिट्राइवेबल हों विद इन ADR रिस्पॉन्स विंडो, मतलब एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट की जो विंडो है, फॉर इंस्टेंस 45 डेज के अंदर सारे आपके रिकॉर्ड ऐसी जगह पे होंगे, 45 डेज के अंदर आप सब सबमिट कर दो। और एक इंटरनल QA का पूरा निज़ाम आपके आपके वर्कफ्लो में होना चाहिए कि जिससे कि जिससे कि जिससे आप किसी भी किस्म की गलत प्रैक्टिस से बच सकते हो, जो कि आप बार बार कर रहे हो और बार बार हो रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार क्या सीन चल रहा है। सो उससे आप बच सकते हो। सो ये बेसिकली एक ऑडिट की समरी थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अगर आप लोग एंड तक देख रहे हो तो आपको ज़रूर इससे बहुत सारी चीज़ें समझने का मौका मिला हुआ है। लेकिन क्योंकि अब मैं एक डिफरेंट लेवल के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने पहले की वीडियोस देखी हो। अगर आप पहले की वीडियोस देख रहे हो तो अभी मेरी वीडियो को सही तरीके से इस वाले को समझ रहे होगे, क्योंकि अभी एक थोड़ी सी आप कह लो इंटरमीडिएट लेवल पे बात हो रही है, एडवांस लेवल पे बात अभी भी नहीं हो रही है, ठीक है। अभी भी इंटरमीडिएट लेवल पे बात हो रही है। एडवांस लेवल पे भी मैं बातें करूंगा, लेकिन एडवांस लेवल पे मैं बातें करूंगा 6 महीने के बाद आप लोगों से, जब जब आपको समझ में आएंगी एडवांस लेवल की बातें। क्या कहते हो अंसर आप? जी जी, ऐसे ही है। अभी हम लोग कवर कर रहे हैं ताकि सबको बेसिक नॉलेज हो जाए, और उसके बाद इंशाल्लाह जब एडवांस पे करेंगे तो नेक्स्ट लेवल सारी चीज़ें समझ आएंगी। बिल्कुल। और जिस तरह मैं बार बार कहता रहता हूँ कि इंशाल्लाह जब ये कोर्स पूरा होगा, और क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर DME के अंदर और होम हेल्थ एजेंसी के अंदर भी, और उसके अलावा डायग्नोस्टिक लैब का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो एक बहुत बड़ा कोर्स है। वो तकरीबन मुझे लगता है कि जब मैं कराना शुरू होऊंगा तो शायद उसमें भी 3 4 5 महीने लग जाएं। सो एनीवेज, एक्सपर्ट आपको एक जो है ना वो डोमेन में होना चाहिए, वही आपके लिए काफ़ी है। लेकिन इंशाल्लाह जब हमारा ये कोर्स एंड होगा तो फिर जब फॉर इंस्टेंस बहुत सारे लोग होते हैं वीडियो आने देखना शुरू होते हैं, और फिर जब वो पूरा ये कोर्स करेंगे तो मतलब उनका लेवल नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। क्योंकि मैं आप लोग को एक बात बता रहा हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन और जो डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बिल्कुल एंड यूज़र इन्फॉर्मेशन है। सो आप लोग का एक्सपीरियंस इससे नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, क्योंकि मैं आपसे लाइव एग्जांपल्स भी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से है। उसके बाद CMS 1500 फॉर्म आपको भरना सिखाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारी 3 क्लासेस मेरे ख्याल से बच जाएंगी, लेकिन पूरी कोशिश है कि अगले हफ्ते हम इस कोर्स को ख़त्म कर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। आप सब लोग का इन तक हमारे साथ रुकने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।